नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई एक अद्भुत मर्मस्पर्शी कहानी, अंतिम प्यार। आर्ट स्कूल के प्रोफेसर मनमोहन बाबू घर में बैठे हुए दोस्तों के साथ मनोरंजन कर रहे थे। ठीक उसी वक्त योगेश बाबू कमरे में घुसे। योगेश बाबू उत्तम श्रेणी के चित्रकार थे। उन्होंने अभी थोड़े वक्त पूर्व ही स्कूल छोड़ा था। उन्हें देखकर एक आदमी ने कहा, योगेश बाबू, नरेंद्र क्या कहता है, आपने सुना कुछ उसके बारे में? योगेश बाबू ने आराम कुर्सी पर बैठकर पहले तो एक लंबी सांस ली। उसके पश्चात बोले, क्या कहता है वो? अरे, नरेंद्र कहता है कि पूरे बंगाल में उसकी कोटि का कोई भी चित्रकार इस समय नहीं है। सही है, अभी नया नया लड़का है ना। हम लोग तो जैसे आज तक घास छीलते रहे हैं। झुंझलाकर योगेश बाबू ने कहा। जो लड़का बातें कर रहा था उसने कहा, अरे योगेश बाबू, सिर्फ इतना नहीं, वो आपको सम्मान की नजर से नहीं देखता। योगेश बाबू ने उपेक्षित भाव से कहा, क्यों, मैंने कुछ गलती की है? जी, वो कहता है कि आप अपने आदर्शों को ध्यान में रखते हुए चित्र नहीं बनाते। अच्छा, तो किस नजरिए से बनाता हूं? अब केवल रुपयों के लिए। योगेश ने एक नेत्र बंद करके कहा, बेकार, ये सब बेकार की बात है। फिर आवेश में कान के आसपास से अपने अस्त व्यस्त बालों को ठीक कर काफी देर तक खामोश बैठे रहे। चीन का जो सबसे बड़ा चित्रकार हुआ है, उसके बाल भी बहुत बड़े थे। यही वजह थी कि योगेश ने भी अपने स्वभाव के विपरीत सिर पर लंबे लंबे बाल रखे हुए थे। ये बाल उनके मुख पर बिल्कुल नहीं जचते थे, क्योंकि बचपन में एक बार चेचक के आक्रमण से उनके प्राण तो बच गए थे, मगर मुख बहुत कुरूप हो गया था। एक तो काला रंग, दूसरे चेचक के दाग। चेहरा देखकर अचानक यही जान पड़ता था मानो किसी ने बंदूक में छर्रे भरकर लिबलिबी दबा दी हो। कक्ष में जो लड़के बैठे थे, योगेश बाबू को क्रोध में देखकर उनके सामने ही मुंह बंद करके हंस रहे थे। सहसा वो हंसी योगेश बाबू ने भी देख ली। गुस्से के स्वर में बोले, तुम लोग क्यों हंस रहे हो? एक लड़के ने चाटुकारिता से जल्दी जल्दी कहा, नहीं नहीं महाशय, आपको क्रोध आए और हम लोग हंसे, भला ऐसा भी कभी हो सकता है? हाँ, मैं समझ गया। अब अधिक चालाकी करने की जरूरत नहीं। क्या तुम लोग ये कहना चाहते हो कि अब तक तुम लोग सब दांत निकाल कर रो रहे थे? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। यह कहकर उन्होंने आंखें मूंद ली। लड़कों ने किसी तरह हंसी रोक कर कहा, चलिए यूं ही सही, हम हंसते ही थे और रोते भी क्यों, मगर मगर हम नरेंद्र के पागलपन को सोचकर हंसते थे। वो देखिए, मास्टर साहब के साथ नरेंद्र भी आ रहा है। मास्टर साहब के साथ साथ नरेंद्र भी कमरे में आ गया था। योगेश ने एक बार नरेंद्र की तरफ घूमती हुई नजर से देखकर मनमोहन बाबू से कहा, मनमोहन बाबू, ये नरेंद्र मेरे बारे में क्या कहता है? मनमोहन बाबू जानते थे कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। दो पाषाण जब परस्पर टकराते हैं तो आग पैदा हो ही जाती है। अतः वो इस बात को संभाल कर मुस्कुराते हुए बोले, पता नहीं योगेश बाबू, क्या कहता है नरेंद्र? क्यों नरेंद्र? नरेंद्र अब तक मौन खड़ा था। अब किसी तरह आगे आकर बोला, हाँ कहता हूं, बल्कि मेरा यही मशवरा भी है। योगेश बाबू ने मुंह बनाकर कहा, बड़े आए राय देने वाले, छोटे मुंह बड़ी बात, अभी कल का छोकरा और इतनी बड़ी बड़ी बातें। मनमोहन बाबू ने कहा, योगेश बाबू जाने दीजिए, नरेंद्र अभी छोटा है और बात भी छोटी सी है, इस पर झगड़ने की क्या जरूरत है? योगेश बाबू उसी प्रकार आवेश में बोले, बच्चा है, बच्चा है, जिसके मुंह पर इतनी बड़ी बड़ी मूछें हों, वो अगर बच्चा है तो बुढ़ा क्या होगा? एक विद्यार्थी ने कहा, महाशय, अभी कुछ समय पहले तो आपने उसको कल का छोकरा बताया था।
योगेश बाबू का मुंह क्रोध से लाल हो गया। बोले, कब कहा था? अभी कुछ ही समय पहले। झूठ, बिल्कुल झूठ। जिसकी इतनी बड़ी बड़ी मूछें, मैं उसे छोकरा कहूं? नामुमकिन है। क्या तुम लोग ये कहना चाहते हो कि मैं बिल्कुल मूर्ख हूं? सब लड़के एक स्वर में बोले, नहीं महाशय, ऐसी बात तो हम भूल कर भी मुख पर ला नहीं सकते। मनमोहन बाबू किसी तरह हंसी रोक कर बोले, अब चुप चुप, बात को घुमाओ नहीं। योगेश बाबू ने कहा, हाँ नरेंद्र, तुम ये कहते हो कि बंगाल प्रांत में तुम्हारे जैसा कोई चित्रकार नहीं है? नरेंद्र ने कहा, आपने किस तरह जाना? तुम्हारे दोस्तों ने कहा था। देखिए, मैं ये नहीं कहता, तब भी इतना जरूर कहूंगा कि मेरी भांति हृदय रक्त पीकर बंगाल में कोई चित्र नहीं बनाता। अच्छा, इसका प्रमाण? नरेंद्र ने आवेशमय स्वर में कहा, प्रमाण की क्या आवश्यकता है? मेरा अपना यही विचार है। तुम्हारा ख्याल गलत है। नरेंद्र बहुत कम बोलने वाला आदमी था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मनमोहन बाबू ने इस नाराजगी वाली बातचीत को बंद करने के लिए कहा, नरेंद्र, इस बार प्रदर्शनी के लिए तुम चित्र बनाओगे ना? नरेंद्र ने कहा, इरादा तो है। मैं देखूंगा तुम्हारा चित्र कैसा रहता है। नरेंद्र ने श्रद्धा भाव से उनकी पगधूली लेकर कहा, जिसके गुरु आप हैं उसे क्या परेशानी, देखिएगा सब अच्छा रहेगा। योगेश बाबू ने कहा, राम से पहले रामायण, पहले चित्र बनाओ फिर कहना। नरेंद्र ने मुंह फेर कर योगेश बाबू की तरफ देखा, कहा कुछ भी नहीं, मगर खामोशी और उपेक्षा ने बातों से कहीं अधिक योगेश के मन को आहत किया। मनमोहन बाबू ने कहा, योगेश बाबू, चाहे आप कुछ कहें, परंतु नरेंद्र को अपनी आत्मिक शक्ति पर बहुत बड़ा यकीन है। मैं पक्के यकीन से कह सकता हूं कि ये भविष्य में बड़ा चित्रकार बनेगा। नरेंद्र धीरे धीरे कक्ष से बाहर चला गया। एक विद्यार्थी ने कहा, प्रोफेसर साहब, नरेंद्र में किसी हद तक विक्षिप्तता की झलक दिखाई देती है। मनमोहन बाबू ने कहा, हाँ मैं जानता हूं, जो इंसान अपने भाव अच्छी प्रकार से प्रकट करने में सफल हो जाता है उसे सर्वसाधारण किसी हद तक विक्षिप्त समझते हैं। चित्र में एक विशेष तरह का आकर्षण और मोहकता उत्पन्न करने की उसमें असाधारण योग्यता है। तुम्हें पता है नरेंद्र ने एक बार क्या किया था? मैंने देखा कि नरेंद्र के बाएं हाथ की उंगली से खून का फव्वारा छूट रहा है और वो बिना किसी दर्द के बैठा चित्र बना रहा है। भाई, मैं तो देखकर आश्चर्यचकित रह गया। मेरे मालूम करने पर उसने जवाब दिया कि उंगली काट कर देखी कि खून का असली रंग क्या है। अजीब इंसान है। तुम लोग इसे विक्षिप्तता कह सकते हो, मगर इसी विक्षिप्तता के कारण तो वह एक दिन अमर कलाकार कहलाएगा। योगेश बाबू आंख मूंद कर सोचने लगे। जैसे गुरु वैसे चेले, दोनों के दोनों बेवकूफ हैं। नरेंद्र सोचते सोचते घर की तरफ चला। मार्ग में भीड़ भाड़ थी, कितनी ही गाड़ियां चली आ रही थीं, मगर इन बातों की ओर उसका ध्यान नहीं था। उसे क्या फिक्र थी, संभवतः इसका भी उसे पता न था। नरेंद्र कुछ ही समय के अंदर बहुत बड़ा चित्रकार हो गया। बहुत कम समय में वो इतना मशहूर और सर्वप्रिय हो गया था कि उसके ईर्ष्यालु मित्रों को अच्छा न लगा। इन्हीं ईर्ष्यालु मित्रों में योगेश बाबू भी थे। नरेंद्र में एक खास योग्यता और उसकी तुलिका में एक असाधारण शक्ति है। योगेश बाबू इसे दिल ही दिल में खूब समझते थे, लेकिन ऊपर से उसे मानने के लिए तैयार न थे। इस थोड़े वक्त में ही इतनी प्रसिद्धि हासिल करने का एक खास कारण यह भी था कि नरेंद्र जिस चित्र को भी बनाता था अपनी सारी काबिलियत उसमें लगा देता था। उसकी नज़र सिर्फ चित्र पर रहती थी, पैसे की ओर भूल कर भी उसका ध्यान नहीं जाता था। उसके मन की महत्वाकांक्षा थी कि चित्र बहुत ही सुंदर हो, उसमें अपने ढंग की खास विलक्षणता हो, मूल्य चाहे कम मिले या अधिक, वो अपने विचार और भावनाओं की मधुर रूपरेखाएं अपने चित्र में देखता था। जिस वक्त चित्र चित्रित करने बैठता
तो चारों तरफ फैली हुई असीम प्रकृति और उसकी सारी रूपरेखाएं हृदय पट में अंकित कर देता। इतना ही नहीं, वो अपने वजूद से भी विस्मित हो जाता। वो उस वक्त पागलों की भांति दिखाई पड़ता और अपने प्राण तक न्यौछावर कर देने से भी संभवतः उसको हिचक न होती। ये हालत उस वक्त की एकाग्रता की होती। हकीकत में इसी कारण उसे ये सम्मान प्राप्त हुआ। उसके स्वभाव में सादगी थी। वो तो बात सादगी से कहता, लोग उसे अभिमान और प्रदर्शनी से लदी हुई समझते। उसके सामने कोई कुछ न कहता, मगर पीठ पीछे लोग उसकी बुराई करने से न चूकते। सब के सब नरेंद्र को संज्ञाहीन सा पाते। वो किसी बात को कान लगा कर न सुनता। कोई पूछता कुछ और जवाब देता और ही। वो हमेशा ऐसा मालूम होता जैसे अभी अभी स्वप्न देख रहा था और किसी ने सहसा उसे जगा दिया। उसने विवाह किया और एक लड़का भी उत्पन्न हुआ। पत्नी बहुत सुंदर थी, मगर नरेंद्र को गृहस्थ जीवन में किसी तरह का आकर्षण न था। तब भी उसका हृदय प्रेम का विशाल सागर था। वो हर समय इसी धुन में रहता था कि चित्रकला में प्रसिद्धि हासिल करे। यही कारण था कि लोग उसे पागल समझते थे। किसी हल्की चीज को यदि पानी में जबरदस्ती डुबो दो तो वो किसी तरह भी न डूबेगी, वरन ऊपर तैरती रहेगी। ठीक यही दशा उन लोगों की होती है जो अपनी धुन के पक्के होते हैं। वे दुनियादारी के सुख दुख में किसी तरह डूबना नहीं जानते। उनका मन हर वक्त अपने काम की पूर्ति में लगा रहता है। नरेंद्र सोचते सोचते अपने घर के सामने आ खड़ा हुआ। उसने देखा कि दरवाजे के पास उसका 4 वर्ष का बच्चा दौड़ता हुआ आया और दोनों हाथों से नरेंद्र को पकड़कर बोला, बाबूजी। क्या बात है बेटे? बच्चे ने पिता का हाथ पकड़ लिया और खींचते हुए कहा, बाबूजी देखो, हमने एक मेढक मारा है जो लंगड़ा हो गया है। नरेंद्र ने कहा, अच्छा, वो घर नहीं जा सकता, लंगड़ा हो गया है। कैसे जाएगा? चलो उसे गोद में उठाकर उसके घर पहुंचा दो। नरेंद्र ने बच्चे को गोद में उठा लिया और हंसते हंसते घर में ले गया। एक दिन नरेंद्र को याद आया कि इस बार की प्रदर्शनी में जैसे भी हो अपना एक चित्र भेजना चाहिए। कक्ष की दीवार पर उसके हाथ के कितने ही चित्र लगे हुए थे। कहीं प्राकृतिक मंजर, कहीं मानव के शरीर की रूपरेखा, कहीं सोने की तरह सरसों के खेत की हरियाली, जंगली मनमोहक दृश्यावली, तथा कहीं वे रास्ते जो छाया वाले वृक्षों के नीचे से टेढ़े तिरछे होकर नदी के पास जा मिलते थे। धुएं की तरह गगनचुंबी पहाड़ों की पंक्ति जो तेज धूप में खुद झुलसी जा रही थी और सैकड़ों पथिक धूप से बेचैन होकर छायादार वृक्षों के समूह में शरणार्थी थे। ऐसे कितने ही दृश्य थे। दूसरी तरफ अनेकों पक्षियों के चित्र थे। उन सबके मनोभाव उनके मुखों से प्रकट हो रहे थे। कोई क्रोध से भरा हुआ, कोई मुसीबत की हालत में, तो कोई प्रसन्न मुद्रा की स्थिति में। कमरे के उत्तरी भाग में खिड़की के सामने एक अपूर्ण चित्र लगा हुआ था। उसमें ताड़ के वृक्षों के समूह के समीप सदा मौन रहने वाली छाया के आश्रय में एक सुंदर नवयुवती नदी के नीलवर्ण जल में स्थिर बिजली सी शांत खड़ी थी। उसके होठों और मुख की रेखाओं में चित्रकार ने मन की पीड़ा अंकित की थी। ऐसा मालूम होता था मानो चित्र बोलना चाहता है, मगर यौवन अभी उसके बदन में पूरी तरह प्रस्फुटित नहीं हुआ है। इन सब चित्रों में चित्रकार के इतने दिनों की आशा और निराशा मिली जुली थी, मगर आज उन चित्रों की रेखाओं और रंगों ने उसे अपनी ओर आकर्षित न किया। उसके मन में बार बार यही विचार आने लगे कि इतने दिनों उसने केवल बच्चों का खेल किया है, सिर्फ कागज के टुकड़ों पर रंग पोता है। इतने दिनों में उसने जो कुछ रेखाएं कागज पर खींची थी वे सब उसके मन को अपनी ओर आकर्षित न कर सकी, क्योंकि उसके विचार अब पहले की अपेक्षा बहुत उच्च थे। उच्च ही नहीं बल्कि बहुत ऊंचे होकर चील की भांति आसमान में मंडराना चाहते थे। यदि वर्षा ऋतु का सुहावना दिन हो तो क्या कोई ताकत उसे रोक सकती थी? वो उस समय जोश में आकर उड़ने की उत्सुकता में असीमित दिशाओं में उड़ जाता, फिर एक बार भी पलट कर नहीं देखता। अपनी पहली हालत पर किसी भी तरह वो सहमत नहीं था। नरेंद्र के मन में रह रहकर यही विचार आने लगा। भावना और लालसा की झड़ी सी लग गई। उसने निश्चय कर लिया कि इस बार ऐसा चित्र बनाएगा
जिससे उसका नाम अमर हो जाए। वो इस वास्तविकता को सबके मन में बैठा देना चाहता था कि उसकी अनुभूति बचपन की अनुभूति नहीं है। मेज पर सिर रखकर नरेंद्र विचारों का ताना बाना बुनने लगा। वो क्या बनाएगा, किस विषय पर बनाएगा? मन पर आघात होने से साधारण असर पड़ता है। भावनाओं के कितने ही पूर्ण और अपूर्ण चित्र उसकी निगाहों के सामने से सिनेमा चित्र की तरह चले गए, लेकिन किसी ने भी दम भर के लिए उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित न किया। सोचते सोचते शाम हो गई और अंधियारे में शंख की मधुर ध्वनि ने उसको मस्त कर देने वाला गाना सुनाया। इस स्वर लहरी से नरेंद्र चौंक कर उठ खड़ा हुआ। तत्पश्चात उसी अंधकार में वो चिंतन मुद्रा में कमरे के अंदर पागलों की तरह टहलने लगा। लेकिन सब बेकार। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी उसे कोई विचार न सूझा। रात बहुत हो चुकी थी। अमावस के अंधेरे में आसमान परलोक की भांति धुंधला प्रतीत होता था। नरेंद्र कुछ खोया खोया सा पागलों की भांति उसी तरफ ताकता रहा। बाहर से रसोइये ने द्वार खटखटा कर कहा, बाबूजी। चौंक कर नरेंद्र ने पूछा, कौन? बाबूजी, भोजन तैयार है, चलिए। झुंझलाते हुए नरेंद्र ने कटु स्वर में कहा, मुझे परेशान मत करो, जाओ, मैं इस वक्त नहीं खाऊंगा। आप कुछ थोड़ा सा खा लेते बाबूजी। मैंने कह दिया ना, बिल्कुल नहीं। और निराश हृदय रसोइया भारी कदमों से वापस लौट गया और नरेंद्र ने अपने को चिंतन सागर में डुबो दिया। संसार में जिसको प्रसिद्धि हासिल करने की लगन लग गई हो, फिर उसको चैन कहाँ। पूरा एक सप्ताह बीत गया। इस सप्ताह में नरेंद्र ने अपने घर से बाहर कदम न निकाला। घर में बैठा सोचता रहता, किसी न किसी मंत्र से तो पूजा की देवी अपनी कला दिखाएगी। इससे पहले किसी चित्र के लिए उसे विचार प्राप्ति में देर न लगती थी, परंतु इस बार किसी भी तरह उसे कोई बात न सूझी। ज्यों ज्यों दिन बीतते जाते थे वो निराश होता जाता था। इतना ही नहीं, कई बार तो उसने गुस्से में आकर सिर के बाल नोच लिए। वो अपने आप को गालियां देता, पृथ्वी पर पेट के बल पड़कर बच्चों की तरह रोया भी, परंतु सब बेकार। प्रातःकाल नरेंद्र मौन बैठा था कि मनमोहन बाबू के द्वारपाल ने आकर उसे एक पत्र दिया। उसने खोलकर देखा। प्रोफेसर साहब ने उसमें लिखा था, प्रिय नरेंद्र, प्रदर्शनी होने में अब अधिक दिन बाकी नहीं। 1 सप्ताह के अंदर यदि चित्र न आया तो ठीक नहीं। लिखना तुम्हारी क्या तरक्की हुई है और तुम्हारा चित्र कितना बन गया है। योगेश बाबू ने चित्र चित्रित कर लिया है, मैंने देखा है, सुंदर है, परंतु मुझे तुमसे और भी अच्छे चित्र की आशा है। देखो, तुमसे अधिक प्रिय मुझे और कोई नहीं। आशीर्वाद देता हूं, तुम अपने गुरु की प्रतिष्ठा रख सकोगे। इसका ध्यान रखना, इस प्रदर्शनी में यदि तुम्हारा चित्र अच्छा रहा तो तुम्हारी ख्याति में कोई बाधा नहीं रहेगी। तुम्हारी मेहनत सफल हो, यही मेरी दुआ है। पत्र पढ़कर नरेंद्र और भी बेचैन हुआ। केवल 1 सप्ताह शेष है और अभी तक उसके मस्तिष्क में चित्र के विषय में कोई विचार नहीं आया। खेद है, वो अब क्या करेगा? उसे अपने आत्मबल पर बहुत यकीन था, पर इस समय यह विश्वास भी जाता रहा। क्या इसी तुच्छ शक्ति पर वो 10 व्यक्तियों में सिर उठाए फिरता रहा है? उसने सोचा था अमर कलाकार बन जाऊंगा, परंतु वारी मेरी बुरी किस्मत। अपनी अयोग्यता पर नरेंद्र की आंखों में आंसू भर आए। रोगी की रात जैसे आंखों में निकल जाती है, उसकी वो रात वैसे ही खत्म हुई। नरेंद्र अभी भी जागा हुआ था। इतने में उसकी पत्नी दौड़ी दौड़ी चित्रशाला में आई। नरेंद्र ने पूछा, क्या हुआ? पत्नी लीला हाँफते हुए बोली, शायद हैजा हुआ है। चलो चलो, यूं खड़े न रहो, बच्चा बिल्कुल बेहोश पड़ा है। बहुत ही अनमने मन से नरेंद्र शयन कक्ष में घुसा। बच्चा बिस्तर से लगा पड़ा था। पलंग के चारों ओर उस भयानक रोग के चिन्ह दृष्टिगोचर हो रहे थे। लाल रंग 2 घड़ी में ही पीला हो गया था।
अचानक देखने से यही ज्ञात होता था जैसे जैसे बच्चा जिंदा नहीं है, केवल उसके वक्ष के समीप कोई वस्तु थक थक कर रही थी और इस क्रिया से ही वो जीवित प्रतीत होता था। नरेंद्र बच्चे के सिरहाने झुककर खड़ा हो गया। लीला ने कहा, इस तरह खड़े न रहो, जाओ डॉक्टर को बुला लाओ। मां की आवाज सुनकर बच्चे ने आंखें मली, भर्राई हुई आवाज में बोला, मां, हो मां। हाँ हाँ मेरे लाल, क्या कह रहा है बेटा? कहते कहते लीला ने दोनों हाथों से बच्चे को अपनी गोद से चिपका लिया। मां के वक्ष पर सिर रखकर बच्चा फिर पड़ा रहा। नरेंद्र के नेत्र सजल हो गए। वो बच्चे की ओर देखता रहा। लीला ने देखते हुए प्रश्नवाचक स्वर में कहा, अभी तक डॉक्टर को बुलाने नहीं गए? नरेंद्र ने दबी आवाज में कहा, है? डॉक्टर? पति की आवाज का अस्वाभाविक स्वर सुनकर लीला ने आश्चर्य में होते हुए कहा, क्या? कुछ नहीं। जाओ डॉक्टर को बुला लाओ। हाँ, अभी जाता हूं। नरेंद्र घर से बाहर निकला। कमरे का दरवाजा बंद हुआ। लीला ने आश्चर्यचकित होकर सुना कि उसके पति ने बाहर से द्वार की जंजीर खींच ली और वो सोचती रही, ये क्या? नरेंद्र चित्रशाला में गया और एक कुर्सी पर बैठ गया। दोनों हाथों से मुंह ढांप कर वो सोचने लगा। उसकी दशा देखकर ऐसा लगता था कि वो किसी तीव्र आत्मिक पीड़ा से पीड़ित है। चारों तरफ गहरे सोनेपन का राज्य था। केवल दीवार पर लगी हुई घड़ी कभी न थकने वाली गति से टिक टिक कर रही थी और नरेंद्र के सीने के अंदर उसका हृदय मानो उत्तर देता हुआ कह रहा था, थक थक। संभवतः उसके भयंकर संकल्पों से परिचित होकर घड़ी और उसका हृदय परस्पर कानाफूसी कर रहे थे। सहसा नरेंद्र उठ खड़ा हुआ, संज्ञाहीन हालत में कहने लगा, क्या करूं? ऐसा आदर्श फिर न मिलेगा। परंतु वो तो मेरा पुत्र है। वो कहते कहते रुक गया, मौन होकर सोचने लगा। अचानक मकान के अंदर से सनसनाते हुए बाण की भांति हृदय बेधक आवाज उसके कानों में पहुंची, हाय मेरा लाल, तू कहां गया? जिस प्रकार चिल्ला टूट जाने से कमान सीधी हो जाती है, फिक्र और बेचैनी से नरेंद्र ठीक उसी तरह सीधा खड़ा हो गया। उसके मुख पर लाली का चिन्ह तक न था। फिर कान लगाकर उसने आवाज सुनी। वो समझ गया कि बच्चा चल बसा। मन ही मन बोला, भगवान तुम ही गवाह हो, मेरी कोई गलती नहीं। इसके बाद वो अपने सिर के बालों को मुट्ठी में लेकर सोचने लगा। जैसे कुछ समय पश्चात ही मनुष्य निद्रा से चौंक कर उठता है, उसी प्रकार चौंक कर जल्दी जल्दी मेज पर से कागज, तुलिका और रंग आदि लेकर वो कमरे से बाहर निकल आया। शयन कक्ष के सामने एक खिड़की के करीब वो अचकचाकर खड़ा हो गया। कुछ सुनाई देता है क्या? नहीं, सब खामोश है। उस खिड़की से कमरे का आंतरिक भाग दिख रहा था। झांक कर आशंका में थर थर कांपते हुए उसने देखा तो उसके सारे शरीर में कांटे से चुभ गए। बिस्तर उलट पुलट हो रहा था। पुत्र से खाली गोद किए मां वहीं पड़ी पड़ी तड़प रही थी और इसके अलावा मां कमरे में पृथ्वी पर लौटते हुए बच्चे के मृत शरीर को दोनों हाथों से वक्षस्थल के साथ चिपकाए, बाल बिखेरे, नेत्र विस्फारित किए बच्चे के निर्जीव होठों को बार बार चूम रही थी। नरेंद्र की दोनों आंखों में किसी ने 2 सलाखें घुसा दी। उसने होंठ चबाकर कठिनता से स्वयं को संभाला और इसके साथ ही कागज पर पहली रेखा खींची। उसके सामने कमरे के अंदर वही भयानक दृश्य उपस्थित था। संभवतः संसार के किसी अन्य चित्रकार ने ऐसा दृश्य सम्मुख रखकर तोलिका न उठाई होगी। देखने में तो नरेंद्र के शरीर में कोई गति न थी, परंतु उसके हृदय में कितनी तड़प थी उसे कौन समझ सकता। वो तो पिता था,
नरेंद्र जल्दी जल्दी चित्र बनाने लगा। जीवन भर चित्र बनाने में इतनी जल्दी उसने कभी न की। उसकी उंगलियों को किसी अज्ञात शक्ति से अपूर्व ताकत प्राप्त हो चुकी थी। रूपरेखा बनाते हुए उसने सुना, बेटा बेटा बातें करो, जरा एक बार मेरी ओर देख तो लो। नरेंद्र ने अस्फुटित स्वर में कहा, उफ, ये असहनीय है। और उसके हाथ से तुलिका छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। किंतु फिर तुलिका उठाकर वो पुनः चित्र बनाने लगा। रह रहकर लीला का रुदन कानों में पहुंचकर हृदय को चीरता और रक्त की गति को धीमा करता और उसके होंठ स्थिर होकर उसकी तुलिका की गति को रोक देते। इसी प्रकार पल पल बीतने लगे। मुख्य द्वार के अंदर आने के लिए नौकरों ने शोर मचाना आरंभ कर दिया था, परंतु नरेंद्र मानो इस समय विश्व और विश्वव्यापी शोरगुल से बहरा हो चुका था। वो कुछ भी न सुन रहा था। इस समय वो एक बार कमरे की ओर देखता और एक बार चित्र की ओर, बस रंग में तुलिका डुबोता और फिर कागज पर चला देता। वो पिता था, परंतु कमरे के अंदर पत्नी के हृदय से लिपटे हुए मरे बच्चे की याद भी वो धीरे धीरे भूलता जा रहा था। अचानक लीला ने उसे देख लिया। दौड़ती हुई खिड़की के पास आकर दुखित स्वर में बोली, क्या डॉक्टर को बुलाया? जरा एक बार आकर देख लेते कि मेरा लाल जीवित है या नहीं। है? ये क्या चित्र बना रहे हो? चौंक कर नरेंद्र ने लीला की तरफ देखा। वो लड़खड़ा कर गिर रही थी। बाहर से द्वार खटखटाने और बार बार चिल्लाने पर भी जब कपाट न खुले तो रसोइया और नौकर दोनों डर गए। वे अपना काम खत्म करके प्रायः संध्या समय घर चले जाते थे और प्रातःकाल काम करने आ जाते थे। रोजाना लीला नरेंद्र दोनों में से कोई न कोई द्वार खोल देता था। आज चिल्लाने और खटखटाने पर भी द्वार न खुला। इधर रह रहकर लीला के रोने की आवाज भी कानों में आ रही थी। उन लोगों ने मोहल्ले के कुछ आदमियों को बुलाया। आखिर में सबने सलाह करके द्वार तोड़ डाला। सब आश्चर्यचकित होकर मकान में घुसे। जीने से चढ़कर देखा कि दीवार का सहारा लिए दोनों हाथ जंघाओं पर रखे नरेंद्र सिर झुकाए बैठा है। उनके पैरों की आहट से नरेंद्र ने चौंक कर मुंह उठाया। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। थोड़ी देर बाद वो ठहाका मारकर हंसने लगा और सामने लगे चित्र की ओर उंगली दिखाकर बोल उठा, मैं अमर हो गया, मैं अमर हो गया। दिन बीतते गए। प्रदर्शनी आरंभ हो गई। प्रदर्शनी में देखने की कितनी चीजें थी, परंतु दर्शक एक ही चित्र पर झुक पड़ते थे। चित्र छोटा था और अधूरा भी। उसका नाम था अंतिम प्यार। वो चित्र कुछ इस तरह था। एक मां बच्चे का मृत शरीर हृदय से लगाए अपने दिल के टुकड़े के मुंह को बार बार चूम रही थी। शोक और चिंता में डूबी हुई मां के मुख, नेत्र और शरीर में चित्रकार की तुलिका ने ऐसा सूक्ष्म और दर्दनाक चित्र चित्रित किया कि जो देखता उसे की आंखों से आंसू निकल पड़ते। चित्र की रेखाओं में इतनी ज्यादा सूक्ष्मता से दर्द भरा जा सकता है, ये बात इससे पहले किसी के ध्यान में न आई थी। इस दर्शक समूह में कितने ही चित्रकार थे। उनमें से एक ने कहा, देखिए योगेश बाबू, आप क्या कहते हैं? योगेश बाबू उस समय मौन धारण किए चित्र की ओर देख रहे थे। सहसा प्रश्न सुनकर एक आंख बंद करके बोले, यदि मुझे पहले मालूम होता तो मैं नरेंद्र को अपना उस्ताद बनाता। दर्शकों ने धन्यवाद, साधुवाद और वाह वाह की छड़ी लगा दी, परंतु किसी को भी मालूम न हुआ कि उस सज्जन व्यक्ति की कीमत क्या है जिसने इस चित्र को बनाया है। किस प्रकार चित्रकार ने स्वयं को धूलि में मिलाकर खून से इस चित्र को रंगा है, उसकी ये हालत किसी को भी मालूम न हो सकी थी।